नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीसीए में। उम्मीद करता हूं कि मैं लाइव हो गया हूं, मेरी आवाज़ जो है वो आप सभी को सुनाई दे रही है। अगर सब कुछ ठीक है तो हम लोग आज के करंट अफेयर्स शुरू कर सकते हैं। जानता हूं कि आप मुझसे नाराज़ है कि मैं 2-3 दिन करंट अफेयर्स क्यों नहीं ले पाया। तो जैसा कि हर बार आपको पता है, मेरा तो एक ही रोना रहता है कि यार मेरी आँख खराब हो गई। तो वाकई में मुझे डबल विजन वापस आने लगे थे, क्योंकि इधर बीच में मैंने कंप्यूटर में कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया था। थोड़ा सा रोकना पड़ गया। कोई नहीं, लेकिन अगर मैं कभी भी करंट अफेयर्स नहीं लेता हूं तो आप सभी को पता है कि हमारे करंट अफेयर्स अगर जिस दिन मैंने नहीं लिया है उस दिन से शुरू होकर उस दिन तक के करंट अफेयर्स होते हैं, जो आपको जिस दिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज के जो करंट अफेयर्स है उसमें शामिल है 12, 13, 14, 15 के करंट अफेयर्स, और वो सारे करंट अफेयर्स आज शामिल है। अगर बाई चांस एक आदमी छूट गई होगी तो वो 1-2 दिन में कवर हो ही जाएगी। हाँ, बस इसका एक नुकसान ये हो जाता है कि आज की क्लास थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो जाए। एक और अनाउंसमेंट, आप सोच रहे होंगे कि इस टाइम यहाँ पर कैसे। बिल्कुल, अब आप क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो अब आपका एक नए समय पर आएगा। नए समय पर क्या बोले तो सबसे पुराने समय पर आने लगेगा, यानी कि सुबह 5 बजे। अब से करंट अफेयर्स शाम को 6:30 बजे नहीं आएगा, सुबह 5 बजे ही आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि सर आपकी रेगुलरिटी नहीं मेंटेन हो पा रही। मैंने सोचा और समझा कि मेरी रेगुलरिटी क्यों नहीं मेंटेन हो पा रही है, तो अल्टीमेटली मुझे समझ में आया कि मेरी रेगुलरिटी इस वजह से मेंटेन नहीं हो पा रही है क्योंकि मैं सुबह उठ करके और सारे काम करता हूँ, फिर करंट अफेयर सबसे बात का काम हो जाता है और ये धीरे धीरे डिले होता चला जाता है। तो आइए आगे चलते हैं और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज के हमारे हेडलाइंस क्या है। लेकिन उससे पहले आप सभी को गुजारिश कि रीजनिंग बाय राहुल मिश्रा के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वो आप ज्वाइन रखें। इसके अलावा डीसीए नाम का हमारा एक ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से आप उसे जरूर डाउनलोड करें। आपको हमारे सारे करंट अफेयर्स की पीडीएफ, आपको हमारी सारी रीजनिंग क्लासेस की पीडीएफ वहीं पर मिलना शुरू हो गई है। और रीजनिंग की पीडीएफ अभी नहीं आई है, लेकिन 1-2 दिन में रीजनिंग की पीडीएफ भी वहां पर आना शुरू हो जाएगी। जैसे आज की डेट में मैं रीजनिंग की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ऐप आप सभी जरूर डाउनलोड करें, उसको रिव्यू जरूर दें, क्योंकि ये मेरा ऐप नहीं है, ये आपका ऐप है। और अगर आप रीजनिंग को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो संपूर्ण रीजनिंग बैच मैंने अभी लॉन्च किया हुआ है। मुश्किल से अभी 4-5 क्लासेस हुई हैं, तो अभी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। क्योंकि बाद में आप जब ज्वाइन करोगे तो एक्चुअल में क्या होता है कि रिकॉर्डेड क्लासेस मैं जानता हूं कि आप देख लोगे, लेकिन लाइव क्लास का मजा ही कुछ और है। लाइव क्लास में आपको कोई चीज नहीं समझ में आई, आपने फौरन मुझसे पूछ लिया कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मैंने वहीं पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लाइव क्लासेस से काफी ज्यादा फायदा होता है। तो अगर आपकी रीजनिंग में थोड़ी सी भी कमी महसूस हो रही है या आपको लग रहा है कि रीजनिंग को एक अलग ही लेवल पे ले जाने की जरूरत है, एनआरए सीटी आने वाला उस तरह से पढ़ने की जरूरत है, तो आप ये संपूर्ण रीजनिंग बैच जरूर ज्वाइन करिए। बैच मात्र 300 रुपए का है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आएगा, और एक एक चैप्टर, रीजनिंग का कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो उस बैच में इंक्लूड नहीं किया गया है, सारे चैप्टर उसमें इंक्लूड किए गए हैं। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं आज की हमारी हेडलाइंस क्या है। आज की हमारी हेडलाइंस में है 12 जून को मनाया गया है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 14 जून को मनाया गया विश्व रक्तदान दिवस, यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुने गए अस्थायी सदस्य के तौर पर। भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया। रबाब फातिमा यूएन की सहायक महासचिव नियुक्त हुई। रतन टाटा को एचएसएनसी विश्वविद्यालय द्वारा मानद डीलिट की उपाधि प्रदान की गई। एनजे ओझा को मनरेगा का लोकपाल बनाया गया। 2021 में भारत की एफडीआई रैंक 7वें स्थान पर पहुंची, ये हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने वाईएसआर यंत्र सेवा योजना शुरू की। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में किया आई इन स्पेस का उद्घाटन। 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिनेवा में 12 जून 2022 से शुरू होगा। अवनी लिखाना ने पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में दूसरा स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत के कुल मिलाकर 4 स्वर्ण पदक हो गए। फीफा नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई कर भारत ने इतिहास रचा है। अभी तक कभी भी फीफा नेशंस कप 2022 के लिए, मतलब फीफा नेशंस कप के लिए भारत क्वालिफाई नहीं कर पाया था। मैक्स वर्स्टैपेन को अजरबैजान F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता। नॉर्वे शतरंज ओपन में भारतीय जीएम यानी ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने जीत लिया है। यूएन में बहुभाषावाद पर प्रस्ताव पारित हो गया है। अब आने वाले समय में हो सकता है कि हिंदी भी वहां पर हमें दिखाई दे। आज ही करंट अफेयर्स में यूएन ज्यादा है। रूस बना भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता। राहुल श्रीवास्तव बने भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 हरियाणा के पंचकुला में समापन हो गया इसका। और अंडमान सागर में 38वां भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती शुरू हो गया। यू डोंट ऑलवेज नीड ए प्लान, समटाइम यू जस्ट नीड टू ब्रीथ, ट्रस्ट,
लेट गो एंड सी व्हाट हैपन। अक्सर मैंने देखा है कि हम लोग प्लान बनाते हैं, हर काम के लिए प्लान जरूरी होता है, क्योंकि कहा जाता है कि बिना प्लानिंग के अगर आप काम करेंगे तो अगर मान लीजिए उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो आप उसको कैसे संभालेंगे। लेकिन कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम कुछ चीजों के प्लान बनाते हैं लेकिन शायद वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, क्योंकि हमसे ज्यादा वो डिपेंड करते हैं किसी और पर। जैसे आजकल मेरी हालत है, मेरे पास मैं बहुत सारे टीचरों के ऊपर डिपेंड होने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे में जब आपको लगे कि आपके प्लान वर्क नहीं कर रहे हैं या आप सही कोशिश कर रहे हैं फिर भी कुछ 19-20 हो रहा, तो इस दशा में आपको क्या करना चाहिए? ब्रीथ, टेक रेस्ट एंड सी व्हाट हैपेंस। क्या होता है, कभी कभी जिंदगी में सुकून भी बहुत जरूरी होता है। हमेशा कुछ पाने की ख्वाहिश में ऐसा ना हो कि हम बहुत कुछ खो दें ना। चलिए फिलहाल कर लेते हैं प्रीवियस डे रिवीजन, और उम्मीद करता हूं ये लाइन आपको सुकून देगी। कल हमने क्या पढ़ा था, मतलब 2-3 दिन पहले क्या पढ़ा था। अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में एफडीआई प्राप्त करने वाले मामलों में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत 7वें स्थान पर बरकरार है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा जल प्रबंधन के लिए वैश्विक एसडीजी पायनियर के रूप में पहचाने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वो है रामकृष्ण मुक्काविली। जून 2022 में किस संस्थान ने स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक का विमोचन किया है? वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। किसे जून 2022 में प्रसार भारती के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? वो है मयंक अग्रवाल। भाई वीडियो को थोड़ा तो शेयर कर दो यार, कम लोग देख रहे हो अभी, हो सकता है सुबह कम लोग देख रहे हो, कहीं फिर भी शेयर तो कर ही सकते हो, बाद में देख लेंगे बोलो, प्लीज शेयर कर दीजिएगा, हाँ ना। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में कौन सा देश विशेष आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करने जा रहा है? तो वह है भारत। वैसे भारत आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी मेजबानी तो कर ही सकते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 19वां संस्करण के अनुसार भारत के विश्वविद्यालयों की लिस्ट में पहला स्थान किसे मिला है? वो है आईआईएससी बेंगलोर। ओवरऑल इसकी रैंकिंग कितनी है? 155वीं। ध्यान रखिएगा, आईआईएससी बेंगलोर की रैंकिंग कितनी है? 155वीं। 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन इस साल कहां किया जाएगा? 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन पहले रशिया में होने वाला था, बट रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते अब यह आयोजन आपका चेन्नई में किया जाएगा। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? यह आपका 2023 में लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में भारत यूके संस्कृति प्लेटफॉर्म के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है AR रहमान। दिल से रे कौन सा राज्य ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वह है हिमाचल प्रदेश। महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड ने हाल ही में कितने वन्यजीव अभयारण्य को मंजूरी दे दी है? तो 3 वन्यजीव अभयारण्य को इन्होंने मंजूरी दी है, महाराष्ट्र वन्यजीव बोर्ड ने। और अब बारी है, दिल थाम के बैठिए, आज के करंट अफेयर्स की, लेकिन उससे पहले वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले देखते हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध यानी कि बच्चों को काम पे लगाना गलत बात है। अब बच्चे कितने उम्र के लोगों को माना जाएगा? ये प्रश्न पूछा गया एक बार टीईटी में, कहीं पूछा गया था कि कितनी उम्र के बच्चों को भारत की संविधान के अनुसार बाल की परिभाषा के अंतर्गत रखा गया है? तो 14 वर्ष से जो कम के बच्चे होते हैं उन्हें आप बाल की श्रेणी में रखते हैं, यानी कि बालक की श्रेणी में रखते हैं, और इन्हें किसी भी तरीके के काम पे लगाना दंडनीय अपराध है। इनका जो जीवन है, मतलब 6 से 14 वर्ष खासकर, वो स्कूल जाने के लिए ही है, और हमें संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि भाई इनको स्कूल मिले, और ये राज्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विकसित करता है कि वो अपने यहाँ जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको वो किस में रखे? स्कूल की, मतलब उनके लिए स्कूल जाने की व्यवस्था करवाए। फिलहाल हर साल बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड बाल श्रम यानी कि पूरे विश्व के हिसाब से देखा जाए तो ये आपका कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 12 जून को। अब प्रश्न ये बनता है कि हमारे संविधान के किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि बाल श्रम जो है वो पूरी तरीके से निषेध है, आप किसी भी तरीके का बाल श्रम जो है वो नहीं करवा सकते? ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है? ये आर्टिकल नंबर 23 के अंतर्गत है। इसके अंदर क्या बोला गया है कि बाल श्रम जो है वो पूरी तरह से निषेध है। बाल श्रम क्या है? बाल श्रम जो है वो पूरी तरह से क्या है? निषेध है। आप किसी भी तरीके से बाल श्रम नहीं करवा सकते। आर्टिकल नंबर 23 यानी कि अनुच्छेद 23 में बताया गया है कि बाल श्रम भारत में नहीं होना चाहिए, किसी भी स्तर पे नहीं होना चाहिए, खासकर 14 वर्ष के बच्चों से बाल श्रम नहीं करवाना चाहिए। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल 12 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पता ही है आपको कि बच्चे जो है उनको स्कूल भेजा जाए, उनके लिए कैसे अब वातावरण की व्यवस्था की जाए कि भाई वो स्कूल जा सके। ऐसा ना हो कि हर आदमी उनसे काम करवा रहा हो। अब ऐसा भी नहीं है कि तुम अपने घर में लड़ने लगो कि हम 12 साल के हम घर का कोई काम नहीं करेंगे। घर के काम के लिए कोई मनाही नहीं, बर्तन वर्तन मान सकते हो आप लोग।
तो यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा शुरू किया गया था। अब एक बात आ गई है कि श्रम संगठन, तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि आईएलओ का मुख्यालय कहां पर है, तो ये आप पूछिए आईएलओ का मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, आईएलओ के वर्तमान समय में हेड कौन है, आईएलओ के वर्तमान समय में गाय राइडर है, बट गाय राइडर जो है वो हटने वाले हैं, तो उनकी जगह आ जाएंगे गिलबर्ट होंगबो। गिलबर्ट होंगबो जो है, इन्होंने मुझे लगता है पदभार ग्रहण भी कर लिया है, गिलबर्ट होंगबो ने पदभार ग्रहण भी कर लिया है। ये किस देश से बिलोंग करते हैं, आज की डेट में आप ये जरूर याद रखा करें कि कोई भी अगर व्यक्ति आपका कहीं पर किसी विशेष पद पर नियुक्त हो रहा है तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि वो किस देश से बिलोंग करता है। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड से बिलोंग, जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। गिलबर्ट होंगबो जो है वो गाय राइडर की जगह ले चुके हैं या ले रहे हैं, ये मुझे कंफर्म नहीं हो रहा फिलहाल। अब जो हेड है वो गिलबर्ट होंगबो ही है और टोगो से बिलोंग करते हैं। इस बार इसकी थीम रही है बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण, यानी कि यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो इसकी थीम रही। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट डे हमें याद रखना चाहिए कि 13 जून, अभी हमने 12 जून देखा था, 13 जून की बात करेंगे। 13 जून अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। एल्बिनिज्म जो है, एल्बिनिज्म जो है ये एक ऐसी बीमारी, आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे हो जाते हैं जिनकी शरीर में, त्वचा में मेलानिन खत्म हो जाता है या मेलानिन होता ही नहीं। मेलानिन ही एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से, एक ऐसा तत्व है, एलिमेंट, मुझे सही वर्ड नहीं मिला था, एलिमेंट, मेलानिन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके शरीर के त्वचा के कलर को डिसाइड करता है। आपके शरीर में जितना ज्यादा मेलानिन होगा आप उतना ही डार्क कलर के होंगे। तो अगर शरीर में मेलानिन ना हो तो आप सूर्य की किरणों के से जो स्किन से संबंधित डिसीज होती है वो होने की संभावना ज्यादा होती है। और ऐसे व्यक्ति आपको बहुत सफेद सफेद से नजर आएंगे। आपने देखा होगा कुछ लोगों के सफेद सफेद दाग टाइप के हो जाते हैं, काफी सफेद सफेद स्किन हो जाती है, होंठ सफेद हो जाते हैं, आंखें भूरी हो जाती है, उनको दिखने में भी थोड़ी सी परेशानी होती है। तो ये जो बीमारी है ये एल्बिनिज्म है और इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। कब मनाते हैं, 13 जून को। हमारी आवाज सुनने में एकजुट, यानी कि इस बार की थीम रही है यूनाइट इन हियरिंग आवर वॉइस। आज तक मैंने शायद किसी एग्जाम में इसको नहीं देखा है, इस डे को पूछते हुए, कि किसी भी एग्जाम में इस डे को शायद नहीं पूछा गया या मेरे हाथ में नहीं पड़ा है फिलहाल। फिर भी आप याद रखें कि 12 जून को आपने क्या मनाया, बाल श्रम निषेध दिवस, है ना। और फिर उसके बाद 13 जून को आपने क्या मनाया, 13 जून को आपने मनाया अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने 2014 में 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया था। वैसे ये एक आनुवांशिक बीमारी होती है लेकिन संक्रामक नहीं होती, मतलब छूने से नहीं फैलती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं इनको छू लूंगा तो मैं भी सफेद हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ठीक, विश्व रक्तदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। पहली बात तो समझते हैं कि क्यों मनाया जाता है। ब्लड की खोज किसने की थी, आप कहोगे सर ब्लड की खोज किसने की थी, काटो निकलो, ब्लड की खोज करने की क्या जरूरत है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, पहले तो यही माना जाता था कि मेरा और आपका खून सब एक ही है, लेकिन अब पता चलता है कि हर आदमी का जो खून होता है वो थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है, उसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज वगैरह पाए जाते हैं। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर का जो जन्म हुआ था वो 14 जून को हुआ था, 14 जून 1868 को उनको जन्म हुआ था। 1930 में उन्हें ब्लड ग्रुप खोजने के लिए, मैं लिख देता हूं, 1930 में उन्हें ब्लड ग्रुप खोजने के लिए क्या दिया गया था, मेडिसिन का नोबेल दिया गया था। 1930 में उन्हें ब्लड ग्रुप खोजने के लिए क्या दिया गया था, नोबेल दिया गया था। तो लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर ने ही आपके ब्लड ग्रुप की खोज की थी। उन्होंने यही बताया था कि सर्वग्राही कौन है, सर्वदाता कौन है। ओ, ये प्रश्न बनता है, तो चलो फटाफट से लिखकर बताओ कि सर्वदाता कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, लिख के बताओ। 14 जून को मनाते हैं हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए इसकी आपको ये इसका जो थीम है वो जरूर याद रखना चाहिए। 2021 में इसका थीम था गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। 2021 में इसका थीम था गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। 2021 में इसका थीम था, 2022 वाला तो हम लोग देख ही लेंगे। अच्छा, इसका एक हमेशा एक आयोजन कंट्री होता है। इस बार इसकी जो आयोजक कंट्री है वो मैक्सिको है। इस बार इसकी जो आयोजक कंट्री है वो कौन सी है, मैक्सिको। आप इसे पार्टनर कंट्री भी कह सकते हैं। इस बार इसकी जो आयोजक कंट्री है वो कौन सी है, मैक्सिको है। तो विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। मई 2005 में 58वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान दुनिया भर के स्वास्थ्य मंत्रियों की सर्वसम्मति से स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और समर्थन की घोषणा की गई। विश्व रक्तदाता दिवस को एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में नामित किया गया। विश्व रक्तदाता दिवस 2022 का जो मेजबान देश है वो मैक्सिको है। वैश्विक कार्यक्रम 14 जून 2022 को मैक्सिको सिटी में आयोजित किए गए। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है और इस प्रयास में शामिल हो और जीवन बचाएं, यानी कि डोनेटिंग ब्लड
इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, ज्वाइन दिस एफर्ट एंड सेव लाइव्स। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ी सी बड़ी बात करते हैं। बड़ी बात मतलब कल परसों जो रहा वो यूएन के ही दिन रहे, काफी सारी बैठकें हुई यूएन में। वर्तमान समय में जो संयुक्त राष्ट्र है उसका 76वीं महासभा चल रही है, यानी कि 76 यूएनजीए चल रहा है। 76 यूएनजीए के जो आपके हेड हैं वो हैं आपके अब्दुल्ला साहिद। अब्दुल्ला साहिद जो है ये कहां से आते हैं? मालदीव से आते हैं। फिलहाल हम बात किसकी करने वाले हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जैसा कि आप सभी को पता है कि संयुक्त राष्ट्र के 6 अनुषंगी इकाई हैं और उन्हीं में से एक सबसे मोस्ट पावरफुल है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य हैं। और इन 15 सदस्य में से 5 स्थायी हैं। 5 कैसे हैं? 5 परमानेंट, जिनके पास वीटो पावर है। और अभी इसमें बदलाव किया जा रहा है। भारत को भी स्थायी सदस्य बनाने की हमेशा से बातचीत चलती रहती है, क्योंकि भारत जितने भी क्राइटेरिया हैं उनको पूरा करता है। 43 शांति मिशनों में हम भाग ले चुके हैं। 1,60,000 से अधिक हमारे जो सेना के जवान वगैरह हैं वो वहां पर पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हमने नस्लवाद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में अपनी आवाज को उठाया था। तो बहुत, और जीडीपी के मामले में देखें या जनसंख्या के मामले में देखें, आकार के मामले में देखें, तो भारत पूरी तरह से परिपक्व है यहाँ पर आने के। लेकिन ये बिना वोटिंग के नहीं हो सकता, इसलिए काफी सारे लोगों के बीच में वोटिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसा हम भोग रहे हैं कि हम यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता नहीं ग्रहण कर पा रहे, उसी तरीके से ब्राजील है, जापान है, इसी में भारत आ जाएगा और इसी में आपका आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो जापान, भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान, ऑस्ट्रेलिया नहीं, जर्मनी, इन 4 देशों ने जो आपकी यूएनएससी की सदस्यता चाहते हैं, इनके अगल बगल वाले हमें कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाते हैं। जैसे हमारी राह में रोड़ा कौन अटकाता है? पाकिस्तान। जापान और जर्मनी के बीच में थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का दिक्कत आ जाता है। ब्राजील की कुछ दक्षिण अमेरिकी कंट्री हैं, वो नहीं चाहते कि वो आए। तो इस तरीके से ये चारों देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिन्हें G4 ग्रुप कहा जाता है। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि G4 ग्रुप में कौन से 4 देश शामिल हैं? तो ब्राजील, जापान, भारत और जर्मनी। ब्राजील, जापान, भारत और जर्मनी, जिसमें से 2 जा है, 2 बा है, मतलब 2 बी है और 2 जे हैं। मतलब जे के हिसाब से आप समझ लीजिएगा, जर्मनी को वैसे तो जी से लिखा जाएगा, बट जे के हिसाब से आप याद रखने की कोशिश करिएगा। सर ने बोला था कि 2 बी है, 2 जे है, तो आप G4 ग्रुप याद कर पाएंगे। इसमें 5 परमानेंट मेंबर है। 5 परमानेंट वही कौन? यूके, यूएसए, चाइना, फ्रांस और रशिया। ठीक है, इनको तो कोई हटा नहीं सकता भाई, फ्रांस और रशिया। बाकी जो बचे 10 सदस्य हैं, उसमें से जो 5 सदस्य हैं उनका चुनाव हर बार 2 साल के कार्यकाल के लिए किया जाता है। फिलहाल अब जो चुने जाएंगे वो चुने जाएंगे इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड स्विट्जरलैंड। बी ऑप्शन जो है, ये सारे देश जो हैं वो अब आपके नए यूएनएससी के अस्थायी मेंबर के तौर पर चुने जाएंगे। अगर हम बात करें यूएन की, तो यूएन में वर्तमान समय में आपके 193 देश जो हैं वो सदस्य हैं। कितने देश सदस्य हैं? 193 देश सदस्य हैं। और 50 से अधिक देशों को अभी तक मौका नहीं मिल पाया है कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्य के तौर पर आ पाए। तो फिलहाल अब किनकी कार्यकर्ता, अब ये लोग आ रहे हैं, 5 नए आ रहे हैं, तो 5 जाएंगे। कौन कौन जा रहे हैं? भारत जा रहा है, आयरलैंड जा रहा है, केन्या जा रहा है, मैक्सिको जा रहा है और नॉर्वे की जगह लेंगे, जो दिसंबर 2022 में भारत फिर से इसकी अध्यक्षता करेगा। क्योंकि जो इसके 15 सदस्य होते हैं उनके बीच में अध्यक्षता हर महीने के हिसाब से रोटेशन फॉर्म में रहती है। वर्तमान समय में इसकी अध्यक्षता जो यानी यूएनएससी की अध्यक्षता अल्बेनिया के पास है। किसके पास है? अल्बेनिया के पास, याद रखेगा। तो भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह कौन लेने आ रहे हैं? इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। अगर हम भारत की बात करें तो ये भारत की 8वीं बार था जब भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बना था। तो कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? यूएनएससी का अगर आप मुख्यालय देखेंगे तो ये न्यूयॉर्क में ही है। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आप पूछेंगे सर इसके सचिव कौन है? तो यूएन के सचिव ही यूएनएससी के सचिव होते हैं, यानी कि एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान समय में यूएन के सचिव हैं। अब फटाफट से मुझे ये बता दो कि एंटोनियो गुटेरेस आते किस देश से हैं, क्योंकि ये दूसरे कार्यकाल के लिए यूएन के सदस्य चुने गए हैं। और इसकी जो गठन की गई थी, ये कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन किया गया था। कितने मेंबर हैं? 1945। तो इन 5 देशों का नाम आप याद रखिएगा। फिलहाल अब भारत हट गया है, तो अब मुझे नहीं लगता कि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि बड़ी घटना थी, इसको देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनको देखिए, ये है अमनदीप सिंह गिल। अमनदीप सिंह गिल जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की हुई है इन्होंने। फिलहाल एक बहुत ही प्रमुख पद पर ये पहुंचे हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि कोई भारतीय इतने बड़े पद पर पहुंचा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल सहयोग के लिए
यानी कि इंटरनेशनल डिजिटल कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के प्रोग्राम के लिए आपका अमनदीप सिंह गिल को चुना गया। इस प्रतियोगिता के लिए मतलब प्रतियोगिता क्या है, मतलब इस पद पे पहुंचने के लिए बहुत अच्छी स्किल चाहिए होती है, जो अमनदीप सिंह गिल ने दिखाई है। तो हाल फिलहाल संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल सहयोग के कार्यक्रमों में समन्वय के लिए अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी पर अपना दूत नियुक्त किया है। यानी कि किसी तरीके के अगर संयुक्त राष्ट्र में कोई भी डिजिटली कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, उसका सोल्यूशन ढूंढना है या कोई आगे का विचार विमर्श करना है, तो वो इनसे ही किया जाएगा, इनसे ही पूछा जाएगा और अमन भैया क्या किया जाए। फिलहाल पंजाब के रहने वाले हैं, वह अब इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के सीईओ भी रहे हैं। इसके अलावा गिल 2016 से लेकर 2018 तक जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि भी रहे हैं। इसके अलावा एक और अपॉइंटमेंट है, जून 2022 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2 साल की अवधि के लिए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि चलो मनरेगा में काम दिलाते हैं, और उसने आपको पैसे नहीं दिए, शिकायत हो गई, या फिर मनरेगा का पैसा आया कि आपको मिला नहीं, तो ये सारी शिकायतें आप किसको दे सकते हैं, इनके ओझा जी को दे सकते हैं। तो एनजे ओझा जो हैं वो आपके मनरेगा के ओम्बुड्समैन यानी लोकपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। मनरेगा की बात करें तो अभी हाल ही में मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करने के मामले में छत्तीसगढ़ जो है वो नंबर 1 पर रहा था। तो एमएस विश्वविद्यालय के पूर्व प्रभारी रजिस्ट्रार एनजे ओझा को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2 साल के कार्यकाल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने सज्जन अमर सिंह पडवाला की पंचमहल जिले के साथ साथ दाहोद और छोटा उदयपुर जिलों के लिए डॉक्टर रणजीत सिंह नायक और भार्गव त्रिवेदी की नियुक्ति को भी मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है रबाब फातिमा। जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं वो है रबाब फातिमा। देखिए एक और इंपॉर्टेंट नियुक्ति है संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव, आप इन्हें ये कह सकते हैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी आप इसे कह सकते हैं। तो एम्बेसडर रबाब फातिमा बांग्लादेश की हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में, जैसे हमारे टीएस त्रिमूर्ति हैं, वैसे ही बांग्लादेश की रबाब फातिमा है। इनको संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यानी कि बाई चांस अगर एंटोनियो गुटेरेस किसी काम से एब्सेंट है या घर गए हुए अपने बेटी का बर्थडे मना रहे हैं, तो फिर वहां पर काम कौन करेंगी, फिर रबाब फातिमा काम करेंगे। वह कम से कम विकसित देशों, भूमि से घिरे विकासशील देशों और छोटे द्वीप विकासशील राज्यों के लिए उच्च प्रतिनिधि भी होंगी। वह जमैका के करहने रैटे की जगह लेंगी, नाम है कि चूहा है, करहने रैटे की जगह लेंगी, जिन्हें सिर्फ डी कैबिनेट के रूप में नियुक्त किया गया था। तो रबाब फातिमा याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अभी हाल ही में कुछ जो अपॉइंटमेंट रहे, भाई अपॉइंटमेंट ही पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि तो एनजे ओझा के बारे में तो हम लोग ने बात कर ही लिया कि ये क्या बनाए गए हैं, मनरेगा के ओम्बुड्समैन। स्वरूप कुमार साहा ये पंजाब एंड सिंध बैंक के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक के। नाम तो सुना ही होगा पंजाब एंड सिंध बैंक का, वेरी गुड। आगे राजेश गेरा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी के हेड बनाए गए हैं। एथेल थाउसिन सीमा सशस्त्र बल के डीजी बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, सीमा सशस्त्र बल के डीजी बनाए गए। अश्वनी भाटिया सेबी में फुल टाइम मेंबर बनाए गए, सेबी में परमानेंट मेंबर बनाए गए हैं सेबी के। सेबी भाई सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वर्तमान समय में माधवीपुरी बुच जो है वो सेबी की हेड है, परमानेंट मेंबर बनाए गए। कहां से आते हैं ये एसबीआई के एमडी रहे। किसके एमडी रहे, एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे, और इनकी जगह आलोक कुमार चौधरी को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। किसको बनाया गया, आलोक कुमार चौधरी को आपका मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। किसको, आलोक कुमार चौधरी को। काहे का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, इनको एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एमडी बनाया गया है। ध्यान रखिएगा एमडी अलग होते हैं, चेयरमैन अलग होते हैं। एसबीआई के चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खारा। मानिक शाह जो हैं ये त्रिपुरा के नए सीएम बनाए गए हैं, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बनाए गए। एसएस मुंद्रा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के डीजी डायरेक्टर जनरल। बीएस राजू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए गए हैं। निधि छिब्बर सीबीएसई की हेड बनाई गई हैं, विनीत जोशी का स्थान लिया है। संजीव बजाज कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के हेड बनाए गए हैं। राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए, सुशील चंद्र की जगह लिए। पुष्प कुमार जोशी एचपीसीएल के चेयरमैन बनाए गए, एक्सएलआरआई के रहे हैं ये। नंदमूल चंदानी ये सीटीओ बनाए गए, चीफ टेक्निकल ऑफिसर बनाए गए सीआईए के, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के। तरुण कपूर एडवाइजर टू पीएम यानी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार चुने गए हैं। इसके अलावा संगीता सिंह जो है सीबीडीटी
यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की हेड बनाई गई हैं। विजय सांपला एनसीएससी के हेड बनाए गए हैं, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के हेड बनाए गए हैं। तो आप इन्हें एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्वरूप कुमार साहा पंजाब एंड सिंध बैंक के चीफ सीएमडी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। राजेश गेरा, कौन सा गेरा? राजेश गेरा एनआईसी। एसएल थाउसेन सीमा सशस्त्र बल। अश्वनी भाटिया सेबी के परमानेंट मेंबर है, एसबीआई से आए हैं। एसबीआई में किसको भेज दिया गया है? आलोक कुमार चौधरी को। मानिक शाह त्रिपुरा के सीएम बनाए गए, विप्लव कुमार देव की जगह ली है। एसएस मुंद्रा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हेड बनाए गए। बीएस राजू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए गए हैं। निधि छिब्बर सीबीएसई के हेड बनाई गई है। विनीत कुमार जोशी अभी फरवरी में उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था, 4-5 महीने रहे, चले गए। संजीव बजाज जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त। पुष्प कुमार जोशी एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हेड। तरुण कुमार नंदमूल चंदानी चीफ टेक्निकल ऑफिसर सीआईए, अमेरिका की खुफिया एजेंसी के चीफ टेक्निकल ऑफिसर। तरुण कपूर एडवाइजर प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार बनाए गए हैं। संगीता सिंह सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की हेड बनाई गई है। विजय सांपला एनसीएससी यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के हेड बनाए गए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तेज तेज करते हैं, नहीं तो ऐसे तो करंट अफेयर्स काफी ज्यादा है। जून 2022 को महाराष्ट्र के एचएसएनसी विश्वविद्यालय ने डीलिट उपाधि से किसे सम्मानित किया? डीलिट मतलब डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर। ये सम्मानित किए गए हैं रतन टाटा। रतन टाटा को अभी हाल ही में असम सरकार ने असम वैभव सम्मान से भी सम्मानित किया था। अच्छा, एसएसएनसी जो है ये मुंबई में है, इसीलिए भगत सिंह कोश्यारी आपको पीछे नजर आ रहे होंगे जिन्होंने इनको ये उपाधि प्रदान की। तो टाटा समूह के मानद अध्यक्ष रतन टाटा को महाराष्ट्र के दूसरे राज्य क्लस्टर विश्वविद्यालय एचएसएनसी, एचएसएनसी का मतलब है हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेज। हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेज, हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेज जो है ये विश्वविद्यालय द्वारा मानद डीलिट उपाधि से सम्मानित किया गया है। उन्हें समाज में उनके अद्वितीय योगदान के लिए प्रशंसा के प्रतीक के रूप में पुरस्कार दिया गया है। 11 जून 2022 को महाराष्ट्र के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, किसी भी राज्य का जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है उसका जो कुलाधिपति यानी चांसलर होते हैं वो राज्यपाल ही होते हैं, मेन होते हैं वाइस चांसलर, मतलब जो संभालते हैं उसको। तो भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें ये डिग्री प्रदान की है। वाईएसआर के पास ले चलता हूं आपको, ये है वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। इन्होंने अभी हाल ही में वाईएसआर यंत्र सेवा की शुरुआत की है। वाईएसआर यंत्र सेवा के अंतर्गत आपने सुना होगा रायतू भरोसा योजना। रायतू भरोसा केंद्र जो है वो ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहां किसानों को सभी तरह की जानकारी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है। बीज बोने से लेके फसल के बेचने तक की सारी जानकारी उनको वहां पर उपलब्ध कराई जाती है। और बाई चांस मान लीजिए उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, मान लीजिए ट्रैक्टर नहीं है किसी के पास, तो उसे ट्रैक्टर वगैरह भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस योजना को आगे कंसेप्चुअलाइज करने के लिए वाईएसआर यंत्र सेवा आई है। इसमें ट्रैक्टर और हार्वेस्टर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। तो ये कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, ट्रैक्टर और हार्वेस्टर को प्रोवाइड करने का मेन इसका उद्देश्य है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी ने जून 2022 में वाईएसआर यंत्र सेवा की शुरुआत की है। यंत्र से याद रखिएगा ट्रैक्टर और हार्वेस्टर। उन्होंने गुंटूर के, हाँ ये नाम याद रखिए, गुंटूर के चट्टूगंटा, नाम एक बार फिर पढ़ना पड़ेगा, चट्टूगंटा केंद्र के ट्रैक्टरों और कंबाइन हार्वेस्टर के वितरण को हरी झंडी देकर नवारा रवाना किया है। जाओ, इसमें कितने ट्रैक्टर बांटे जाएंगे? 3800 ट्रैक्टर बांटे जाएंगे और 320 कंबाइंड हार्वेस्टर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने 5260 किसान समूह के बैंक खातों के लिए 175 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी प्रदान की है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो देश का पहला पीएम वाणी प्रोजेक्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया। पीएम वाणी वाईफाई एक्सेस नेटवर्क से संबंधित है। तो रिसेंटली अभी हाल ही में सबसे बढ़िया समुद्री राज्य के रूप में किसको घोषित किया गया था? आंध्र प्रदेश को घोषित किया गया था। चीफ मिनिस्टर ने जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च की ताकि आप जहां पे भी जमीनें वगैरह हैं उनको अच्छे से खोज सकें। आंध्र प्रदेश सेवा पोर्टल 2.0 जो है वो अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में रिटायरमेंट की जो एज है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, जहां पे 60 वर्ष में लोग रिटायर होते थे, उन्होंने 62 वर्ष कर दिया है। आंध्र प्रदेश जो है ये पहला स्थान पाया है स्कॉच स्टेट गवर्नेंस रैंकिंग में 2021 में। स्टेट गवर्नर ने 8 मार्च 2022 को इनॉग्रेट किया एपोलो इंडस्ट्रियल पार्क संगारेड्डी में, ठीक है। और एपी गवर्नर ने अभी हाल ही में स्टाफ रिटायरमेंट तो हम लोग ने चर्चा कर ही लिया है। आगे चलते हैं। हाँ, इंडिया की पहली गवर्नमेंट रन एम्बुलेंस नेटवर्क एनिमल, यानी एम्बुलेंस नेटवर्क का ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला हो जाता है। सरकार द्वारा जो एम्बुलेंस नेटवर्क चलाई जा रही है जानवरों के लिए, एम्बुलेंस नेटवर्क चलाया गया जानवरों के लिए, मतलब किसी का जानवर बीमार है तो वो एम्बुलेंस उसके वहां भी, अभी आदमी बीमार होने पे एम्बुलेंस पहुंचती थी, अब जानवर बीमार होगा तो भी एम्बुलेंस पहुंचेगी। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने एक कदम आगे गए हैं। तमिलनाडु सरकार ने क्या किया, गली में जितने भी जानवर होते हैं उनके लिए एम्बुलेंस बुलाई। मान लीजिए आपको कोई कुत्ता मरा हुआ दिख रहा है तो आप उसके लिए भी एम्बुलेंस बुला, मर गया तो क्या एम्बुलेंस बुलाओगे, मतलब जिंदा दिख रहा है, थोड़ा मरने वाली कंडीशन में दिख रहा है तो आप तमिलनाडु में होते तो आप उन्हें बुला सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में यही स्थिति गायों के साथ है कि गाय अगर आपको इधर उधर कहीं पर दिख जाए तो आप एम्बुलेंस को बुला सकते हो। ये सुविधाएं जो है वो अलग अलग राज्य जो दे रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा क्वेश्चन कि अगर सारे एनिमल्स की बात की जाएगी तो मतलब जो भी पशु एनिमल है तो वो यहाँ पे नेटवर्क बनाया गया पूरा एम्बुलेंस का नेटवर्क। और देश की पहली गली में गलियों के जो जानवर हैं, गली एनिमल्स जो होते हैं ना, स्ट्रीट एनिमल्स के लिए जो एम्बुलेंस है वो तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है। तो दोनों में कंफ्यूजन है, थोड़ा सा समझ के रखिए। तो ये हम लोग ने पहले डिस्कस कर लिया। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं यदुगुरु संधिनीति जगनमोहन रेड्डी, नाम कितना चौकस है इनका। वाईएसआरसीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और आप देखना चाहें तो आंध्र प्रदेश आपका ये है, बहुत बड़ा कोस्टल एरिया है। और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत की सबसे बड़ी तट रेखा की लंबाई जो है वो आंध्र प्रदेश की है। क्योंकि एक बार मैं एग्जाम दे रहा था तो मैंने पूरा मैप सोचा और मैंने सोचा कि यार आंध्र प्रदेश में तो काफी जगह जाती है, तो मैंने आंध्र प्रदेश टिक कर दिया और फिर गलत हो गया। ध्यान रखिएगा, भारत की जो तट रेखा की सबसे बड़ी लंबाई है वो कहां से है? गुजरात में है। किसमें है? गुजरात में। विश्वभूषण हरिश्चंद्रन राज्यपाल है। इंडियन रोलर स्टेट बर्ड है। ब्लैक बक, काला हिरन जो है, काला मरग जो है वो स्टेट एनिमल है। नीम का पेड़ स्टेट ट्री है। कुचिपुड़ी प्रमुख डांस फॉर्म है, ऐसे ऐसे करके डांस किया जाता है उसमें, ऐसे ऐसे करके मतलब आंखें मटका के डांस करते हैं वो। और बरागथा बुट्टा बोमालू प्रमुख डांस फॉर्म है। लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं। 1 नवंबर 1956 को पूर्ण राज्य का दर्जा बना था। 26 जिले हो गए हैं क्योंकि 13 नए जिले अभी फॉर्म हुए हैं। इससे पहले 13 जिले हुआ करते थे, 13 नए जिले अभी फॉर्म हुए हैं। चीफ जस्टिस जो है वो अरूप कुमार गोस्वामी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आगे बढ़ते हैं। किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? 3 चीजें हैं, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, एकदम देहाती लैंग्वेज में। 3 चीजें हैं। एक है इसरो, आपको पता है इसरो क्या करता है? सैटेलाइट भेजता है, हमारे अंतरिक्ष से संबंधित सारे कार्यक्रम यही संभालता है। बेसिकली एक रिसर्च एजेंसी है। लेकिन आप इसको रिसर्च करने के लिए पैसा तो चाहिए होगा। गवर्नमेंट कितना पैसा देगी? हर चीज तो गवर्नमेंट नहीं दे सकती। तो एनसिल बनाया गया, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये इसरो की वाणिज्यिक शाखा है, यानी ये इसरो का बिजनेस पार्ट है। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय बैंगलोर में। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय बैंगलोर में, इसको याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहां पर है? बैंगलोर में है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का ये जो है ना, ये इन स्पेस है। इसमें क्या अलग बात है? ये भी आपकी वाणिज्यिक शाखा की तरीके है, लेकिन इसमें आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिलाया गया है। क्या मिलाया गया? गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टरों को मिलाया गया जो अंतरिक्ष में काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट एजेंसियां जो हैं उनको भी मिला दिया गया है, प्राइवेट कंपनी जो काम करना चाहती है उनको भी इसके अंदर क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। ठीक है। और इसका जो उद्घाटन किया गया है ये कहां पर किया गया? अहमदाबाद में किया है। दैट्स ऑल, आपको और कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन स्पेस की स्थापना जून 2020 में की गई थी और इसका मुख्यालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है? गुजरात, अहमदाबाद, भोपाल में इसके मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है। आगे चलते हैं। 12वां विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 जून को किस देश में हुआ? तो ये आपका हुआ है डब्ल्यूटीओ का कजाकिस्तान, को होस्टेड बाय कजाकिस्तान। नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है ये आपका हुआ है स्विट्जरलैंड। देख लेते हैं क्या हुआ। हाँ, स्विट्जरलैंड में हुआ है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में ही है ना। वर्तमान समय में इसकी हेड कौन है? नागोजी अकोंजो एवेला। नाकोजी ओगंजो एवेला पहली महिला महानिदेशक हैं डब्ल्यूटीओ की। और तो और डब्ल्यूटीओ में कितने मेंबर हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में वर्तमान समय में कितने मेंबर हैं? 159 मेंबर जो हैं वो डब्ल्यूटीओ में एज ए मेंबर कंट्री हैं, यानी कि सदस्य देशों के रूप में काम कर रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। अब देखो उसके हेड के बारे में पूछेगा तो ये है, कितने मेंबर उसमें है तो ये है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। अब क्या पूछेगा? और 5 साल बाद ये बैठक हो पाई, कोविड-19 की वजह से, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से। हाँ, ये पूछ सकता है कि ये किस देश से हैं, तो ये नाइजीरिया से। ये कहां से है? नाइजीरिया से। कौन? नागोजी ओगंजो एवेला। तो 12वां विश्व व्यापार संगठन जो है ये को होस्टेड किया गया है आपका कजाकिस्तान के सहयोग से। फिलहाल इसका जो मुख्यालय हुआ लगभग 5 वर्षों के अंतराल के बाद ये व्यापार संगठन बैठक हुई है। तो ये पूछा जा सकता है कि विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां पर हुआ? विश्व व्यापार संगठन का। तो ये आपको याद रखना है, स्विट्जरलैंड में। हमारी तरफ से इसमें पीयूष गोयल गए हैं। अवनी लेखारा तो भैया गोल्ड के अलावा कुछ ले ही नहीं रही है, गोल्ड ही गोल्ड, गोल्ड ही गोल्ड, गोल्ड ही गोल्ड। तो फिलहाल चेटरेक्स यानी कि फ्रांस में पैराशूटिंग विश्व कप चल रहा है, जिसमें भारत के पास 4 स्वर्ण आ गए हैं। अवनी लेखारा ने 50 मीटर शूटिंग प्रतिस्पर्धा में एक और गोल्ड हासिल किया है। इससे पहले 10 मीटर प्रतिस्पर्धा में उन्होंने गोल्ड हासिल किया था। तो इसमें 4 गोल्ड हो गए हैं भारत के पास।
फीफा की प्रतियोगिता एक हुई जिसमें प्ले ऑफ में 100 पीस इवेंट के क्वालिफाई किया है। 100 पीस इवेंट कहां पर आयोजित किया गया था? 100 पीस इवेंट जो है ये आपका कहां पर आयोजित किया गया? रुको मुझे याद करने दो। फीफा इंडिया में तो नहीं किया गया, मलेशिया में नहीं किया गया, साउथ कोरिया में, डेनमार्क मुझे लग रहा है क्योंकि इन्होंने मलेशिया और साउथ कोरिया को हराकर जीता है। तो भारत ने नेशन सीरीज 2022 में प्लेऑफ में कोरिया गणराज्य और मलेशिया को हराकर पहली बार 11 जून 2022 को फीफा नेशंस कप में क्वालिफाई कर लिया है। भारत 26 से 30 जुलाई 2022 तक डेनमार्क के कोपेनहेगन में फीफा 22 एक्सपोर्ट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए 23 अन्य देशों में शामिल होगा। तो ईए स्पोर्ट द्वारा आयोजित और संचालित एफईएनसी एक प्रमुख निर्यात कार्यक्रमों में से जो है दुनिया भर में आयोजित की जाती है। तो फीफा नेशंस कप जो है ये सभी देशों में आयोजित किए जाते हैं। और अभी हाल फिलहाल मुझे पता चला था कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी आपका लगातार 5वीं बार जो है वो कतर के फीफा के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फीफा 2022 फीफा फुटबॉल कप जो है 2022 जो है ये आपका कतर में प्रस्तावित है। ये प्रश्न अभी पीसीएस में पूछा गया है। 2026 में कहां पर होगा? 2026 में यूएसए, कनाडा, मैक्सिको में होगा। यूएसए, कनाडा, मैक्सिको में होगा। वर्तमान समय में इसमें चैंपियन कौन है? फ्रांस है। जब रशिया में हुआ था पिछली बार 2018 में रशिया में होता, 4 साल में होता है, तो फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा के जीता था। सबसे ज्यादा टाइटल 5 बार ब्राजील ने जीता है। सबसे अधिक बार किसने जीता है? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। सबसे ज्यादा टाइटल किसने जीता है? ब्राजील ने जीता है। फीफा का जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा का मुख्यालय कहां पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। जेनेवा मत लगाइएगा, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। जियानी इन्फेंटिनो जो है, जानी इन्फेंटिनो वर्तमान समय में इसके हेड है। फीफा से आगे चलते हैं और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करते हैं। चलिए फटाफट बताओ कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हेड कौन है? याद रखिएगा, प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल जो है ये प्रश्न एसएससी ने पूछा था। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के आपके हेड हैं। इसके अलावा क्या पूछ सकते हैं? इसके अलावा ये पूछ सकते हैं कि इस बार का यूरो कप किसने जीता है? तो इस बार का यूरो कप जो है वो इटली ने जीता था इंग्लैंड को हराकर। जबकि आपका कोपा अमेरिका कप किसने जीता था? इस बार कोपा अमेरिका कप, ये फुटबॉल से संबंधित है, कोपा अमेरिका कप जो है ये किसने जीता था? कोपा अमेरिका कप जीता था अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर। अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर जीता था। और अगर हम बात करें अफ्रीका कप ऑफ नेशन, अफ्रीका कप ऑफ नेशन ये पहली बार सेनेगल ने जीता है। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस ये किसने जीता है? अफ्रीका कप ऑफ नेशन पहली बार सेनेगल ने इजिप्ट को हराकर जीता था, मिस्र को हराकर जीता था। तो यूरो कप किसने जीता है? इटली ने इंग्लैंड को हराकर। कोपा अमेरिका कप किसने जीता है? अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर। अफ्रीका कप ऑफ नेशन किसने जीता है? सेनेगल ने इजिप्ट को हराकर। तो ये यूरोप का हो गया सबसे बड़ा कप, ये अमेरिका का सबसे बड़ा कप हो गया और ये अफ्रीका का सबसे बड़ा कप हो गया है। फीफा 2022 कतर में होगा, 2026 यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, तीनों देश जो हैं वो मिलकर इसको आयोजित करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आर प्रज्ञानंद को देखो, मैग्नस कार्लसन को हराने के बाद इस बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है एकदम अलग ही लेवल पर है। अभी हाल ही में इसने क्या किया? इसने नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। इससे पहले इन्होंने आर रेजवाजिक नाम का टूर्नामेंट था, वो भी इन्होंने जीता था। अभी हम लोग ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे तो उसमें भी चली जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी सहित बहुभाषावाद प्रस्ताव पारित हुआ है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। भारत में अगर बात करें तो जो विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को ये घोषणा की गई थी। इसके अलावा अगर बात करें तो संविधान के जो आर्टिकल नंबर 344 है और 351 जो है, आर्टिकल नंबर 344 अनुच्छेद 344(1) और 351, ये 2 ऐसे अनुच्छेद हैं जो भारत में भाषाओं का वर्णन करते हैं। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची यानी कि आपकी 8 शेड्यूल में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा इसमें अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा नहीं है। इसमें अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा नहीं है। 2003 में बोडो, संथाली, मैथिली इन भाषाओं को जोड़ा गया था। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है तो मैं बोल नहीं रहा हूं। 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का। संयुक्त राष्ट्र में 6 भाषाओं को ही मेन माना जाता है। वो 6 भाषाएं कौन सी हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी एवं स्पेनिश, ये 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। तो पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है कि इसको भी आधिकारिक भाषा बनाइए, काम करिए, हिंदी में भी काम करिए, क्या बुराई है हिंदी में काम करने की। बंगाली और उर्दू के भी बारे में इस तरह की बातचीत की गई है। यूएनजीए में टीएस त्रिमूर्ति ने ये बात उठाई है। मई 2022 में रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। दूसरा सबसे बड़ा। सबसे ज्यादा तेल हम किससे लेते हैं? इराक से। सबसे ज्यादा तेल हम किससे लेते हैं? इराक से। और अरब देशों के भाव बड़े होने की वजह से, बहुत रेट हाई होने की वजह से रशिया ने हमें काफी सस्ता तेल दिया, तो इस वजह से मामला जो है हमने रशिया से तेल खरीदा। मई 2022 में रूस और सऊदी अरब को पछाड़कर
भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। भारत ने मई 2022 में लगभग 25 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदा। यह आपने सभी तेल आयात का 16% से अधिक खरीदा। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, इसका 85% से अधिक आयात किया जाता है। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं राहुल श्रीवास्तव। भारत सुब्रमण्यम जो है वो 73वें थे। और इसके बाद बात की जाए तो मित्रबा गुहा जो है वो 72वें थे। संकल्प गुप्ता जो है वो आपके 71वें थे। 71, 72, 73, 74। 70वें कौन थे? आर राजा ऋत्विक। 70वें कौन से? आर राजा ऋत्विक। और 69वें कौन है? 69वां वाला पूछा गया था अभी प्रश्न, वो थे हर्षित राजा। 69वां कौन थे? हर्षित राजा। याद रखेंगे, हर्षित राजा जो है वो इसमें चुने गए थे। तो ये पूरा क्रम बता दिया है। और ये आपको डायरेक्ट वन लाइनर ही याद रखना है कि इसमें क्या है। 1988 में विश्वनाथन आनंद जो है वो पहली बार आपके ग्रैंड मास्टर बने थे। पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम का संस्करण किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो भैया खुद ही अपने यहाँ आयोजित करवाए और खुद ही टॉप कर लिए। ऐसा ही वहां पे भी हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कर्नाटक के पंचकुला में आयोजित हुई थी और सारा का सारा जो अरेंजमेंट हुआ था वो जैन यूनिवर्सिटी ने किया था। जीत गए। अब मैं मतलब इससे उनके जीतने कोई लेना देना नहीं, बट मैं कह रहा हूँ ये कॉन्सिडेंस है कि हरियाणा ने आयोजित किया, हरियाणा जीत गए। तो इस समापन समारोह पंचकुला के इंद्रधनुष स्टेडियम में किया गया। खेल में 5 स्थानों में पंचकुला, अंबाला, चंडीगढ़, दिल्ली और इलाहाबाद में आयोजित किए गए। पदक तालिका में हरियाणा ने 39 स्वर्ण, 35 रजत और 42 कांस्य जीते। देखिए ये अलग अलग वेबसाइट पे डेटा अलग अलग दिया हुआ था कि कहीं पे 39 स्वर्ण है, कहीं पर 38 स्वर्ण है, तो पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन मैंने जो डेटा उठाया है वो एयर इंडिया से उठाया है, न्यूज ऑन एयर से। तो मुझे लगता है वो ऑथेंटिकेट है क्योंकि सरकारी एजेंसी है। तो 39 स्वर्ण है, 35 रजत है और 42 कांस्य सहित कुल 116 पदकों के साथ एक बार फिर शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र 39 स्वर्ण, 35 रजत और 30 कांस्य पदकों के साथ 104 पदकों पर दूसरे स्थान पर है, जबकि कर्नाटक तीसरे, मणिपुर चौथे, केरल 5वें और दिल्ली 7वें स्थान पर रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहां पर आयोजित किए गए थे? खेलो इंडिया यूथ यूनिवर्सिटी गेम कर्नाटक में। खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण था? चौथा। कहां पर? हरियाणा के पंचकुला में। भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने 13 जून 2022 को कहां पर 11 दिवसीय समन्वित गश्ती अभ्यास शुरू किया है? तो भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं के बीच में जो मेन अभ्यास होता है वो होता है समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति का पिछला संस्करण जो था, तीसरा संस्करण था, वो कहां पर आयोजित किया गया था? वो आपका जकार्ता में आयोजित किया गया था। द्विपक्षीय अभ्यास है, हर साल होता है। तो भारत और इंडोनेशिया नौसेनाओं ने 13 जून 2022 को अंडमान सागर और मलक्का जमडबरू के, मलक्का स्ट्रेट जो है वो इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच में आपको देखने को मिलेगी। इंडोनेशिया से नीचे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगी। 11 दिवसीय समन्वित गश्ती शुरू की है। अंडमान और निकोबार कमान की भारतीय नौसेना इकाइयों और इंडोनेशियाई नौसेनाओं के बीच में 38वीं भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती अभ्यास जो है वो 24 जून 2022 तक चलेगी। या दोनों देशों के बीच में पोस्ट कोविड समन्वित गश्ती अभ्यास है, कॉर्पेट यानी कि कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल अभ्यास है। इसमें क्या होता है कि हमारे देश के जहाज जो हैं उधर जाएंगे, उनके देश के जहाज हमारे यहाँ आएंगे और इस तरीके से एक हफ्ते तक एक दूसरे के पोर्ट को समझने का काम चलेगा। भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास होता है उसे याद रखिएगा समुद्र शक्ति होता है। उसका भी हाल ही में तीसरा संस्करण करवाया गया था। अब बारी है आज के वन लाइनर की। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? छोटा छोटा दिख रहा होगा, सुनिए देखिए मत। 12 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 14 जून को। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2023-24 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतरराष्ट्रीय डिजिटल सहयोग कार्यक्रम से होने के लिए पदवी पर अपना दूत किसे नियुक्त किया है? तो अमनदीप सिंह गिल को। जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रबाब फातिमा को। कहाँ की है? बांग्लादेश की है। जून 2022 को महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा को। जून 2022 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2 साल की अवधि के लिए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? NJ ओझा को। अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने में भारत का स्थान क्या है? 7वां। जून 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वायुसार यंत्र सेवा शुरू की है? आंध्र प्रदेश। किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण यानी इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? वो है अहमदाबाद। और 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? स्विट्जरलैंड में। अवनी लेखाना ने चैटरैक्स पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। वो किस देश से, किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से। हाल ही में भारत ने फीफा नेशन सीरीज 2022 प्लेऑफ में शोपीस इवेंट के लिए क्वालिफाई किया है। ये शोपीस इवेंट कहां पर आयोजित होगा? डेनमार्क में। 12 जून 2022 को अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने। जून 2022 में नॉर्वे सतन ग्रुप ए ओपन सतन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? आर प्रज्ञानंद ने।
और संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी सहित बहुभाषा प्रस्ताव पारित हुआ। वर्तमान में 6 भाषाएं जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं हैं। मई 2022 में रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। इससे सबसे ज्यादा किससे हम तेल ले रहे हैं? इराक से। 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं राहुल श्रीवास्तव। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा ने किया टॉप। और 11 दिवसीय समन्वित अभ्यास जो है वो अंडमान निकोबार, अंडमान सागर और मलक्का स्ट्रेट के बीच में आयोजित हो रहा है। इंग्लिश का है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो हमारा वोटिंग एज है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। दैट इज 61th अमेंडमेंट। और सही आंसर है कृष्णा का। थैंक यू कृष्णा, वेरी क्यूट फोटो, मतलब बहुत ही प्यारी सी फोटो आपने लगा रखी है। द 61st अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑफिशियली नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988, लोअर्ड द वोटिंग एज ऑफ इलेक्शन टू द लोक सभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर। ठीक है, ओके। और ये बिल जो है वो लोकसभा में लाया गया था। आज का प्रश्न ये है कि मीठे पानी के कछुओं के लिए देश का पहला पुनर्वास केंद्र द प्रेस वाटर टर्टल्स के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर कहां पर ओपन किया गया? वीडियो के कमेंट में जरूर आंसर करिएगा ताकि आपके आंसर यहाँ जो हैं वो हम यहाँ पर शामिल कर सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और थोड़ा जल्दी आया करो, सुबह जागने से और अच्छा रहता है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना। टाटा बाय बाय, टाटा टाटा टाटा। पीडीएफ आपको ऐप पर उपलब्ध होगी। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। इसके अलावा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, संपूर्ण रीजनिंग बैच परचेज कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।